हेलो डियर, जय हिंद एंड वेलकम एट तोमर क्लासेस यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका कंप्लीट कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स के टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। ये जितने भी टॉपिक्स मैं बच्चों आपको दे रहा हूँ ये एनडीए के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। साथ में आपको सभी डिफेंस एग्ज़ाम जैसे एयरफोर्स नेवी है या कोई अदर एग्ज़ाम भी है जिसमें इस लेवल का मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, वो उसके लिए बेनिफिशियल है। बिल्कुल आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन इसके पहले आपको मैं एक ख़ास बात और बता दूं कि कंप्लीट कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स में यानी सुपर 60 सीरीज़ में आपको ये कंप्लीट कोर्स मैथमेटिक्स का मिल रहा है। इसके पहले जो मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें से अभी एक लेक्चर और मिलेगा जिसमें से क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होगा। फिर एक लेक्चर और मिलेगा जिसमें से कि लोकस और उसके जो है ट्रिक और कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको, ठीक है, विद ग्राफिकल अप्रोच, वो आपको मिलेगा भी। लेकिन उसके पहले आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जिससे आप इसका प्रोबेबिलिटी में यूज कर सकें आप, ठीक है। आज हम वो सब चीज़ें इसमें क्लियर करेंगे कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है, कब परम्यूटेशन यूज करेंगे, कब कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। इसलिए आप पूरे क्लास को अच्छी तरीके से देखिएगा, पूरे वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से देख करके नोट्स बनाइएगा। बहुत कुछ खास मिलने वाला है आपको इसमें। लेकिन क्लास शुरू करने के पहले एक बात और आप सुन लीजिए, इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में बोल दीजिए सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको आता रहे क्लास का कि मैंने कब क्लास लिया, कब वीडियो पढ़ा उसमें, ठीक है। और साथ में लाइक ज़रूर करिए, कमेंट, ओके डियर। तो चलिए अब आज शुरू करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर 1। तो डियर आज इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। परम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि क्रमशः, यानी किसी भी ग्रुप के चाहे वो लेटर्स हों चाहे डिजिट हों, ठीक है, चाहे अदर कुछ भी हो, उनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यानी ऑर्डर का इम्पॉर्टेंस अगर है तो उसको कहा जाता है परम्यूटेशन। इसको डिटेल से हम आगे चर्चा करते हैं इसमें, ठीक है। और अगर केवल ग्रुप की बात करें, कलेक्शन की बात करें, टीम की बात करें, तो फिर वहाँ पर लगेगा कॉम्बिनेशन, यानी कि सिलेक्शन, ग्रुप बनाना, टीम बनाना, समूह बनाना, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक चीज़ और आपको बता दें बेटा, डीपीपी डेली रहती है टेलीग्राम चैनल पर। रहती का मतलब भेजते हैं हम, अपलोड करते हैं। इसको करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। इसको कर लीजिए आप ज्वाइन, जिससे आपको डेली डीपीपी सभी पीडीएफ्स, क्लासेस लिंक जितने भी होंगी वो आपको वहाँ पर सब कुछ अपडेट सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है। ओके डियर, आज 4 PM पर बच्चों वेक्टर की क्लास है। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 4 PM पर होगा आज, ये अनअकैडमी पर आपको ये क्लास मिलेगी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर प्रोफाइल में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। आज होगा वेक्टर, ये फ्री क्लास है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये तो प्लस क्लासेस हैं, सब्सक्रिप्शन के बाद आप इनको भी ले सकते हैं इस कोड का यूज करके, अनलॉक के लिए भी और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए इस कोड का यूज करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे 10% आपको डिस्काउंट ज़रूर मिल जाएगा इसमें। ये बच्चों भी स्टार्ट करते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय, ठीक है। यानी अगर शुद्ध हिंदी में आप इसको कहें परम्यूटेशन को, तो क्रम से चयन, ठीक है ना, यानी क्रम से व्यवस्थित करना, मतलब इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर। क्या कहेंगे इसको? परम्यूटेशन का मतलब होगा जिसमें से इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर, अगर इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर है यानी ऑर्डर का कोई महत्व है, यानी क्रम से व्यवस्थित करने का, उस जो है ऑर्डर को चेंज करने का, ठीक है। अभी ये सब डिटेल से बता रहे हैं, ठीक, तो फिर कहा जाएगा परम्यूटेशन। और अगर यहाँ पर आपको लगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर नहीं है, ओनली ग्रुप की बात कर रहा है, ओनली ग्रुप, केवल ग्रुप का यानी कि सिलेक्शन लेना है, तो फिर होगा कॉम्बिनेशन, ठीक है।
लेकिन इन दोनों को डिटेल से बताने से पहले हम आपको पढ़ा रहे हैं पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी गणना का मूल सिद्धांत, गिनते कैसे हैं। ठीक है, सबसे मेन है चीज़ ये समझ लीजिए। अगर ये आपको क्लियर हो गई तो फिर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आसानी से आप समझ लेंगे, क्योंकि शुरुआत तो इसी से हुई है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो काउंटिंग दो तरीके की होगी, एक होगी प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यानी योग का सिद्धांत, दूसरा होगा प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करने का है, यानी कि प्रोडक्ट का सिद्धांत। ठीक है, अब इन दोनों में रिलेशन क्या है ज़रा मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ, इसको समझिए अब ढंग से। सबसे पहले आ जाते हैं नंबर 1 पर हम, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, इसमें सपोज करिए कि हमने जो है लिया एक ग्रुप है, इसमें से जो है 4 बॉयज हैं, एक बी ग्रुप है, इसमें से जो है 5 गर्ल्स हैं। अब इसमें से आपको एक चूज करना है। ठीक है, मैंने सोचा कि 4 बॉयज के ग्रुप में से या फिर 5 गर्ल्स के बुक में किसी एक को चूज कर लें। एक क्वेश्चन दिया मैंने सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। ठीक है, क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, इसको सॉल्व करने के लिए अब मैं सोच रहा हूँ कि ए से खड़ा करूँ किसी बच्चे को या फिर बी से खड़ा करूँ किसी बच्चे को, एक प्रैक्टिकल। ठीक है ना, एक बात और समझा दूँ इसको समझाने के पहले आपको, जब आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन या फिर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाइए तो एज प्रैक्टिकल फीलिंग्स आपको मन में लानी होगी। ठीक है ना, फीलिंग्स आपको मन में कि हम ये करने जा रहे हैं, मन में इमेजिन करना होगा कि हम इस तरीके से कर रहे हैं, एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक, अगर आपने फीलिंग्स लाई तो डेफिनेटली वो करेक्ट होगा। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि 4 बॉयज़ में से किसको बुलाऊँ, तो डेफिनेटली 4 बॉयज़ में जो है हमारे पास 4 तरीके हैं, किसी को भी हम बुला सकते हैं, 4 तरीके से किसी को भी बुला सकते हैं। 4 बेस से ये क्वेश्चन हो सकता था अगर मैं लड़कों को किसी को बुलाता तो। ठीक, अगर हम गर्ल्स को बुलाते तो गर्ल्स को बुलाने में डेफिनेटली 5 गर्ल्स हैं तो फिर 5 तरीके से हो सकता था। ठीक है, 5 तरीके से कोई भी गर्ल्स एक आ सकती है इनमें से जो क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। किसी को मैं बुला सकता हूँ, किसी को आ नहीं सकती, किसी को बुला सकते हैं 5 बेस से, ये 5 बेस। अब हमें क्वेश्चन केवल सॉल्व कराना है तो इनमें से किसी एक को ही बुला के सॉल्व कराना है हमें। तो टोटल बेस कितने हो गए, टोटल बेस करेंगे क्या आप, इंटू नहीं, मल्टीप्लाई नहीं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। टोटल बेज हो गए 4 + 9 बेज, ये हो गया एडिशन, क्योंकि हमने जो है 9 तरीके से क्वेश्चन को, यानी अगर क्वेश्चन सबका सही है या गलत है तो 9 तरीके से क्वेश्चन ये कॉपी पे लिखा जाएगा, क्योंकि हम अलग अलग बुलाएंगे सभी को एक एक करके, तो 9 बेस से हो जाएगा ये। राइट, तो ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अगर दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें, दूसरा एग्जाम्पल सपोज करिए कि यहाँ पर जो है आपके पास एक स्टूडेंट है ए, उसके पास यहाँ पर जो है इस जगह मकान में उसके पास जो है 3 साइकिल खड़ी हुई हैं, और मकान में ही एक तरफ उसके पास जो है 4 बाइक्स खड़ी हुई हैं, 4 बाइक्स और साइकिल। ठीक है, 3 साइकिल्स और 4 बाइक्स खड़ी हैं। अब वो स्कूल जाना चाह रहा है, उसको जाना है कि स्कूल मुझे पहुंचना है, तो स्कूल जाने के लिए क्या यूज करेगा वो, इनमें से किसी एक को। राइट, किसी एक को। तो अगर उसने साइकिल उठाई तो 3 साइकिल्स हैं ना उसके पास, तो 3 साइकिल में से तीनों साइकिल में एक साथ तो जाएगा नहीं, कॉमन सी बात है। इसको आप बढ़िया समझिए, वही बात, किसी एक साइकिल को ही उठा सकता है, चाहे वो रेड कलर की हो, चाहे ग्रीन कलर की हो, चाहे ब्लैक कलर की हो, यानी कि 3 बेज से वो
स्कूल जा सकता है साइकिल का चूज करके। अब उसको लगा कि साइकिल से देर हो जाएगी मुझे, तो बाइक उठाएं। तो बाइक है, उसके पास स्कूटर है, स्कूटी है, ठीक है, 2 अदर बाइक्स हैं, जो है होंडा की है, बजाज की है, कोई भी। तो फिर वो 4 बेस से किसी भी एक चीज़ को चुन सकता है, किसी भी एक बाइक को। लेकिन जाएगा तो किसी एक से ही ना, किसी एक ही बाइक से जाएगा और किसी एक ही साइकिल से जाएगा। ना तो दोनों साइकिल बाइक का यूज करेगा और ना ही 2 साइकिल ना 2 बाइक का यूज करेगा, राइट। इसका मतलब है कि टोटल बेज कितना हुआ, टोटल बेज यानी जाने का तरीका उसका हो गया 3 + 4 यानी कि 7। ये इसलिए बच्चों इसको कहा जाता है एडिशन। यानी जब आपको लगे, अब मैं और एक सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ, जब हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में कई ग्रुप हों, जैसे अभी मैंने 2-2 ग्रुप ही दिया था आपको, ठीक है ना, एक ग्रुप था बॉयज़ का, गर्ल्स का, तो दूसरा था साइकिल और बाइक का। तो अगर 3-3 भी होते, 4-4 ग्रुप भी होते और उनमें से किसी एक को चूज करना हो इंडिविजुअल, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, जब हमें इंडिविजुअल चूज करना हो तो वहाँ पर लगता है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, यानी जोड़ना होगा, हर एक बेज को अलग अलग जो है उनको एक साथ ऐड करना होगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन होगा जब इंडिविजुअल चूज करना हो एलिमेंट को, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, पर्सन को, चाहे जो भी हो, राइट। तो ये मुझे लगता है अब आपको बढ़िया सा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है आते हैं दूसरे नंबर पर, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि जब हमारे पास 2 अदरवाइज मोर ग्रुप दिए हैं तो सभी ग्रुप का यूज करना है, यानी कि सभी से चूज करना है, ठीक। अब बात आती है यहाँ पर कि जैसे मैंने ए यहाँ पर लिया, मैंने जो है वही बात 3 बॉयज, बी ग्रुप है एक 4 गर्ल्स का। अब यहाँ पर जो है हमने 2 क्वेश्चन रख दिए, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, ठीक है, क्वेश्चंस 2 रख दिया हमने। 2 क्वेश्चन है, अब 2 को बुलाना है मुझे, दोनों को बुलाना है, ठीक है। दोनों को बुलाने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास बॉयज़ हैं B1, B2, B3, राइट, और गर्ल्स हैं G1, G2, G3, G4, ये 4 गर्ल्स हैं। अब मैं ये कर सकता हूँ ना कि मैंने B1 को बुला लिया। अब जब B1 को हमने बुला लिया क्वेश्चन ये सॉल्व करने के लिए, तो Q2 को सॉल्व कर, यानी सॉरी जो है क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने के लिए हम G1 को भी, G2 को भी, G3 को भी, किसी को भी तो बुला सकते हैं। यानी जब हमने B1 को बुलाया क्वेश्चन 1 सॉल्व करने के लिए, तो फिर क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, यानी Q2 को सॉल्व करने के लिए किसी 4 में से किसी एक को बुला सकते हैं। तो जब B1 को बुलाया था हमने तो ये 4 ग्रुप बने, राइट, 4 पेज। जब हम B2 को लेंगे तो फिर वही ये 4 पेज में कोई भी बुला सकते थे हम, ऐसा नहीं कि एक को बुला चुके हैं तो दोबारा नहीं, कोई भी तो आ सकता है पहले। उसी तरीके से इसको भी, तो फिर 4 पेज। अगर हम सभी को ऐड करें तो आ जाएगा 12 पेज, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो 12 पेज आ रहा है, लेकिन 12 पेज इससे भी तो आ रहा है, किससे, मल्टीप्लाई से, ये रहा। इसीलिए मल्टीप्लिकेशन यानी दोनों ग्रुप का यूज करना है, साइमल्टेनियस। अगर इंडिविजुअल की बात करें तो एडिशन, और अगर साइमल्टेनियस का मतलब क्रम से दोनों को लेना है, 3 है तो तीनों को लेना, तीनों को एक साथ लेना है, तो फिर समझ जाइए कि वहाँ पर लगेगा उन सभी का प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई। कि जब हम B1 ले रहे हैं तो B1 के साथ G1, G2, G3 किसी को बुला सकते हैं क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करने के लिए। B2 को बुलाया तो किसी को बुला सकते हैं। तो कुल मिलाकर के छोटे 2 पॉइंट याद रखिए। अगर इंडिविजुअल कहता है सभी ग्रुप में से इंडिविजुअल किसी एक को चूज करना है, लेना है, तो होगा एडिशन। और अगर 2, 3, 4 ग्रुप चाहे जितने हों, अगर सभी में से एक एक लेना है तो फिर लगेगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं उसको इंडिविजुअल और इसको साइमल्टेनियस, ठीक है। यानी मल्टीप्लिकेशन को
साइमल्टेनियसली आपको लेना है सभी ग्रुप से। ठीक है, ज़रा इसके दूसरे क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। स्टेशन एक ये है, सपोज करिए कि एक स्टेशन है हमारे पास, स्टेशन ए। ठीक, स्टेशन ए है। अब स्टेशन ए से हमारे पास बी को जाने के लिए, स्टेशन बी को पहुंचने के लिए हमारे पास हैं 3 रास्ते। बी को पहुंचने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। एक ये जाता है, एक ये जाता है, एक ये जाता है। ठीक है, और स्टेशन सी, स्टेशन सी है। तो स्टेशन सी को पहुंचने के लिए बी से 4 रास्ते हैं। चार रास्ते हैं जो है सी पर पहुंचने, यानी बी से सी तक जाने के लिए हमारे पास 4 वेज हैं ये। तो अब ज़रा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ए से सी में पहुंचने के लिए कितने रास्ते हैं, तो अगर आपने जो है इस वे को यूज किया W1 को, तो यहाँ से आप चाहे इससे निकल जाइए, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे आपने W1 को चूज किया तो बी में पहुँच गए। W1 से आप चूज करके आए, रास्ते से आए तो बी में पहुँचे। बी में आपको 4 रास्ते दिखे हैं, तो किसी भी पर्सन से पूछोगे तो कहेगा कि 4 में से किसी से चले जाओ। तो यानी कि 4 वेज हो गए। ठीक, 4 वेज हो गए पहले के, W1 के कितने बच्चों, 4 वेज। अब W2 से अगर आते तो भी आपके पास 4 वेज होते, 4 वेज। ठीक, W2 से आते तो भी 4 वेज होते। ठीक है ना, W3 से आते तो भी 4 वेज होते। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कितना बन गया, 4 × 3 यानी 7 वेज। हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्यों मल्टीप्लाई हो ही गया, क्योंकि अगर हम सभी को ऐड करेंगे तो कितनी बार ऐड करते रहेंगे। अब आप समझ सकते हो कि सर आप तो इसमें भी ऐड किए हैं। बिल्कुल ऐड किया हमने, तो ये तो 3 टाइम्स था तो हमने ऐड कर दिया। अगर 50 टाइम होगा तो क्या ऐड करेंगे आप, कितना ऐड करेंगे भाई, है ना। फिर तो मल्टीप्लाई ही बेहतर रहेगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई से वही आएगा, ऐड करेंगे उतना तो भी वही आएगा। तो ऐड करने का मतलब जो है हमने 4 को 10 बार ऐड किया, तो आप 10 बार ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ओबियसली मल्टीप्लाई करेंगे आप उसको, क्योंकि वो जल्दी हो जा रहा है, राइट। ये है जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें से हमें 2 ग्रुप 3 ग्रुप सभी का मल्टीप्लाई आपको करना ही होगा। ठीक, इसके लिए एक एग्जांपल और हम लेते हैं यहाँ पर। देखिए, सपोज करिए कि यहाँ पर ग्रुप ए है। ग्रुप ए में हमारे पास यहाँ पर 3 पर्सन हैं, A1 A2 A3। ग्रुप ए है उसमें 3 पर्सन है। ठीक, ग्रुप बी है उसमें हमारे पास B1 B2 B3 3 पर्सन है। ग्रुप सी है उसमें हमारे पास C1 C2 C3 C4 4 पर्सन। अब हमने कहा कि भाई एक वर्क है, उस वर्क में जो है सभी को आना है, इससे भी एक लेना है, इससे भी एक लेना है, इससे भी एक लेना है। तीनों से एक ग्रुप से एक आना ही चाहिए, तभी ये काम हो पाएगा, अदरवाइज ये हो नहीं पाएगा। ये एक्सपेरिमेंट तभी होगा, ये वर्क तभी होगा जब तीनों से एक आ जाए। ठीक है, और अगर हम ये कहते कि तीनों में से किसी एक को चूज करना है, तो फिर इनमें से किसी एक को बुलाओ, या फिर इनको छोड़ो इसको बुलाओ, या फिर इसको छोड़ो इसको बुलाओ। तो 3 3 6 4 10 हो जाता, 10 बेस। यानी एडिशन की बात जब आती है, इसमें एडिशन की बात जब आएगी तो सिंगल 3 में से किसी एक को चूज करना। ठीक है, यहाँ पर R लग जाएगा, यानी कि A R B R C, तो एडिशन हो गया, किसी एक को चूज करना है। तो 3 + 3 + 4 यानी कि 10 हो जाएगा पूरा। 10 बेस से हम चूज कर सकते हैं, लेकिन जब हमें लेना हो कि इससे भी लेना है, ए भी लेना है, बी भी लेना है एंड सी भी लेना है, यानी साइमल्टेनियस सभी लेना है, तो फिर डेफिनेटली 3 बेस से इसको, 3 बेस से इसको, 4 बेस से इसको। अब ज़रा सोचिए, 2 में तो आप ऐड कर सकते थे, जैसे पीछे हमने कहा, आप कह सकते हैं कि सर इसमें तो ऐड भी कर दे रहे हैं तो भी आ जा रहा है, लेकिन अब जब 3 का हो जाएगा तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। फिर आप इससे एक लेंगे, फिर उससे बनाएंगे, फिर उससे 4, तो ऐड करने में इतना टाइम बर्बाद होगा, उससे पहले ही आंसर आ जाएगा। 36 आ गया, ये हो गया जब हम तीनों से एक एक ले रहे हैं।
ठीक है ना, 36 बन गया। आप सोचिए 36 बार हमें ऐड करना पड़ता, कैसे? पहले A1 लेते हम यहाँ पर, जब A1 लेते तो इसका B1 लेते, अब B1 के साथ इनमें 4 लेते, फिर B2 के साथ भी 4 लेते, फिर B3 के साथ भी 4, दोबारा फिर A2 उठाते, फिर वही प्रोसेस A3 उठाते। फिर इससे बेटर यही है कि फटाफट सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसीलिए तो ये रूल बना है, ये प्रिंसिपल बना है, ठीक है। ठीक, ऑल एट वंस, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और सिंगल तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं बच्चों जो है दोनों का कॉन्सेप्ट। अब मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से आप इसको समझ गए होंगे कि जब भी ऐसा केसेस आएगा कोई भी क्वेश्चन में, जैसे एक क्वेश्चन ये दें, सपोज करिए कि कोई घर होम है आपका ही घर मान लेते हैं, चलिए आपका घर है ये, ठीक, एक बहुत बड़ा घर है आपका और उसमें जो है कई गेट हैं, कई गेट हैं, इसमें से एक गेट ये रहा, दूसरा ये है, ठीक है ना, तीसरा ये है, ठीक है, चौथा ये है, ठीक, 4 गेट हैं, ठीक। इधर हैं एक, 2 गेट इधर हैं, इधर से भी निकल सकते हैं आप, 2 गेट इधर हैं, इधर से भी 4 4 8 गेट हैं। अब आपको एक काम करना है कि जिस घर से, जिस जो है गेट से आप एंटर कर रहे हैं, उस गेट से आपको बाहर नहीं आना। यहाँ से जाएंगे आप, तो यहाँ से जाने के बाद फिर आप इससे जा तो सकते हैं, लेकिन इससे आना बिल्कुल मना है, आएंगे नहीं आप इससे, ठीक है ना। तो जाने के लिए आपके पास कितने दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 वेज से एंटर कर सकते हैं, ठीक है ना। यू कैन एंटर इन योर होम by 8 ways, ठीक है, एंड एग्जिस्ट बाई, एक छोड़ दीजिए, 7 ways। अब किसी से भी तो एंटर कर सकते हैं आप, किसी से भी तो एंटर कर सकते हैं आप, 8 में से किसी से भी एंटर कर सकते हैं, 7 में से किसी से भी निकल सकते हैं, तो ये हो गया 56 ways। ये अगर ये क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आपको कर देना होगा तुरंत ही, ठीक। ये तरीका है बच्चों फंडामेंटल प्रिंसिपल और एडिशन का, यानी बेसिक चीज़ अभी ये है। अब इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल का यूज कैसे करते हैं, क्या डिवाइड मल्टीप्लाई इंटरसेक्ट क्या करेंगे। इसके बाद फिर आते हैं परम्यूटेशन में कि वो क्या है और उसका यूज कैसे करेंगे, कितने उसमें रूल्स होते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब होता है बच्चों क्रम गुणित, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ए नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे इसको? प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एन नेचुरल नंबर्स मतलब ये कि जैसे एन फैक्टोरियल आपने लिखा तो n इससे छोटा फिर n-1, फिर इससे छोटा n-2, इससे छोटा n-3, लास्ट में होगा फिर इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। 1 तक आपको ले जाना है नेचुरल नंबर, सिर्फ नेचुरल नंबर, ठीक। इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं ये कहूँ कि 5 फैक्टोरियल लिखा जाए तो 5 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 2, ठीक, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। तो ये हो जाएगा 120, मल्टीप्लाई करना होगा। 4 फैक्टोरियल लिखा गया तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 24। इसी तरीके से 3 फैक्टोरियल आप लिख रहे हैं तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल आप लिख रहे हैं तो 2 होगा, 1 फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो 1 होगा, 0 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है बच्चों, ठीक है ना। ये तो फैक्टोरियल की कंडीशन हो गई, यानी फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ ए नेचुरल नंबर्स, ठीक। लेकिन इसका यूज कैसे करते हैं वो बता दें आपको हम
ठीक है, यानी कि इसमें से ना तो आपको मल्टीप्लाई करना है ना ही डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर आ गया 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अगर आप ये सोचें कि 5 2 या 10 फैक्टोरियल, बिल्कुल गलत, ठीक है ना। 5 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल आप कह दें कि 7 फैक्टोरियल, बिल्कुल गलत, ठीक है ना। 5 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल आप कह दें कि 3 फैक्टोरियल, बिल्कुल गलत, ठीक है ना। अगर आप ये सोचें कि यहाँ पर है 15 फैक्टोरियल और यहाँ पर है 3 फैक्टोरियल, तो ये जो है कट करके इससे आ गया 5 फैक्टोरियल, बिल्कुल गलत। आपने देखा ना तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना ही प्लस कर सकते हैं, ना माइनस कर सकते हैं, ना डिवाइड, ओनली कैंसिल आउट। क्या करेंगे बच्चों? ओनली कैंसिल आउट, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आपके पास 5 फैक्टोरियल है और अपान में 3 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल को डिक्रीज करिए, 5 इंटू 4, जब तक न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के फैक्टोरियल बराबर ना हो जाए। अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों के फैक्टोरियल बराबर हो गए तो फिर कैंसिल आउट कर दीजिए। अगर डेनोमिनेटर का बड़ा है तो उसको डिक्रीज करिए, न्यूमरेटर बड़ा है तो उसको डिक्रीज करिए, ठीक है। तो फिर ये आ गया 20। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होगा, यानी फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर चाहे जो बड़ा है उसी को डिक्रीज करिए, ठीक है ना। डिक्रीज करने का मतलब ये कि जैसे यहाँ पर 7 फैक्टोरियल लिखा है, अब आप चाहते हैं कि हमें 5 तक ले जाना है तो 5 फैक्टोरियल लगा दीजिए, जहाँ रोक देंगे वहीं पर। अगर आप चाहते हैं कि नहीं और ले जाएंगे हम इसको 4 तक लाना है तो 4 फैक्टोरियल लगा दीजिए, जहाँ पर रोक देंगे वहीं 4 फैक्टोरियल लगा दीजिए आप, वहीं 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, जो भी बने वही फैक्टोरियल आप लगा देंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि n-2 है, n-2 फैक्टोरियल है, इसको हम डिक्रीज कर रहे हैं तो n-2 हो गया, फिर n-1 होगा, एक कम, और अब हम चाहते हैं कि यहाँ फैक्टोरियल लगा दें तो ये हो गया, यहाँ पर फैक्टोरियल लगा देंगे, ठीक। तो इसके लिए थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन एक समझ लीजिए आप। जैसे यहाँ पर लिखा है n-2 फैक्टोरियल, ठीक है, n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कुछ भी दिया हो, ये n-4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। n-2 फैक्टोरियल अपान n-4 फैक्टोरियल। अब आप यहाँ देख सकते हैं बड़ा कौन सा इनमें से, n-2 बड़ा है, ये 4 मत सोचिए, n में से 2 कम हुआ है, ये 4 कम है, ये छोटा होगा, तो जो बड़ा वाला है उसको डिक्रीज करिए। n-2 फैक्टोरियल हट गया, n-3 फैक्टोरियल हट गया, n-4 में फैक्टोरियल लगा दीजिए, यहाँ पर फैक्टोरियल आपने लगा दिया, ठीक है, n-4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया। आंसर आपके पास आ गया n-2 और n-3, राइट, ये हो गया, ठीक है। सपोज करिए इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता आपसे, क्वेश्चन बन जाता इस तरीके से कि इफ़ n-2 फैक्टोरियल अपान n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30, देन फाइंड n। अब सोचिए कितना फास्ट इसको करना है आपको। आप ये देख रहे हैं कि ये बड़ा है फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल ग्रेटर है, तो इसी को डिक्रीज करिए, तो n-2 n-3, ठीक, और यहाँ पर होगा n-4 फैक्टोरियल, जो अभी जस्ट आपने किया है, बिल्कुल वही चीज़, n-4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा 30। अब आपके पास बच रहा है n-2 एक फैक्टर, n-3 दूसरा फैक्टर, दोनों में 1 का डिफरेंस है, ये दोनों में ही 1 का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ये n-2 कर दें तो बराबर ही दिखेंगे दोनों, ये जो है एक कम है वो एक ज़्यादा है, n-2 एक ज़्यादा है, ये एक कम है इससे, तो हम 30 के ऐसे फैक्टर करते हैं कि दोनों में 1 का डिफरेंस हो। कोई भी नंबर, जो भी नंबर दिया है अगर पॉसिबल है तो उसके 2 फैक्टर ऐसे करें जिनमें 1 का डिफरेंस हो। अब ये बड़ी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू आप चाहें तो बड़ी के इक्वल रख दें, छोटी वैल्यू है तो छोटी के इक्वल रख दें, दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा। n-2 इक्वल टू 6 रखा आपने तो n इक्वल टू 8 आ गया। अगर आप इसमें रखना चाहें n-3 इक्वल टू 5 तो भी n इक्वल टू 8 आ गया।
ये हो गया इसका आंसर, दोनों में से कोई भी आप यूज कर दीजिए। इस तरीके से फैक्टोरियल का रिड्यूस करके हम करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एयरफोर्स नेवी एनडीए में पूछे जाते हैं जिनमें से फैक्टोरियल को रिड्यूस करके हमें लाना होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत बढ़िया सा जो है ये चीज़ें ध्यान रखिए, क्योंकि जिस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे उसको पूरा जीरो लेवल से लेकर के, यानी उसमें फिर डाउट नाम की चीज़ नहीं होगी कि ये कैसे होता है, इसमें क्या करेंगे। हाँ, फिर भी अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ रहेगी जो आपको लगता है कि अभी इसमें कुछ और एक्सप्लेनेशन मुझे चाहिए, तो बिल्कुल आप जो है अनअकैडमी पर जो है स्पेशल क्लास, फ्री क्लास रहती है, वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं बिल्कुल आकर के। ठीक है, वहाँ बिल्कुल जो है फ्री क्लास है, उसमें कुछ भी नहीं, आराम से आइए, अपना डाउट जो भी है उसमें पूछिए। ठीक है, डीपीपी सॉल्व करिए, डीपीपी के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसका भी डाउट पूछने के लिए आप अनअकैडमी ज्वाइन करिए। और वहाँ पर और सबसे बड़ी बात यह है कि अनअकैडमी में एक रैंकर्स टेस्ट सीरीज़ मैंने चला दी है बच्चों, NDA 2 के लिए बहुत ही सुपर है। अगर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेके उसको ज्वाइन करते हो तो ये समझ लीजिए कि जो है एक एग्ज़ाम बूस्टर है वो, उससे आपकी स्पीड, कैलकुलेशन सब स्ट्रांग होगा। ठीक है, एक ऐसे परफेक्शन में आप पहुंच जाएंगे जिससे आपको लगेगा कि अब NDA का मैथमेटिक्स का पेपर सुपर जाएगा। ओके डियर, अब आते हैं ज़रा नेक्स्ट में। कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, यहाँ पर एक नोट है, इसको भी लिखना है आपको। 2n फैक्टोरियल, अगर 2n फैक्टोरियल लिख करके आता है, अब आप सोचेंगे कि कैसे इसको रिड्यूस करेंगे, कुछ और भी ज़रूरत पड़ेगी, तो बिल्कुल पड़ेगी। आपने 2n लिखा इसको, फिर 1 लेस किया आपने, 2n - 1 लिखा, फिर 1 लेस किया आपने, तो 2n - 2 हुआ। इस तरीके से लेस करते लास्ट में 3 2 1 ये मिलेगा आपको। लेकिन एक बात यहाँ पर ये मिल रही है कि ये इवेंट टर्म्स हैं, ये देखिए इवेंट टर्म्स जितने भी मिलेंगे उनको अलग करिए आप। तो जब आप इनको अलग कर लेंगे 2n - 2, इसी तरीके से अगला 2n - 4 भी होगा, हमने लिखा नहीं है क्योंकि ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक, ये होगा लास्ट में 2, ये बना। और इसके बाद दूसरा जो पार्ट है जो है 8 का, वो होगा 2n - 1, इसी तरीके से 2n - 3, और आगे बढ़ता जाएगा लास्ट में 3 और इंटू 1। ठीक है, ये होगा। तो 2 पार्ट बनाएंगे आप ऐसे। पहले जब 2 बन गए तो यहाँ देखिए 2 कॉमन है पूरे में, 2 सब में कॉमन दिखेगा आपको, लेकिन कितनी बार, n बार कॉमन दिखेगा, इसलिए 2 टू पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू पावर n हो जाएगा। और यहाँ बचा n, यहाँ बचा n - 1, यहाँ बचेगा n, दूसरा n - 1, फिर n - 2, ये बचेगा इस तरीके से बच्चों इसमें। ठीक है, 2 इंटू 1 लास्ट में, क्योंकि जब 2 कॉमन ले रहे हैं तो लास्ट में ये 1 बचेगा। और दूसरा वाला पार्ट तो ऑलरेडी बचा ही है, उसको नहीं टच करना है आपको। 2n - 1 2n - 3, ये लास्ट में 3 इंटू 1 ये रहेगा ये। ठीक है, अब ये बन गया फैक्टोरियल, यानी 2 टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 2n - 1 2n - 3 डैश 3 इंटू 1, 8 पूरे पूरे। ये होगा बच्चों इसका आंसर। इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी कहीं ना कहीं, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको तुरंत। अगर नहीं भी याद रहा तो नो प्रॉब्लम, तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरीके से रिड्यूस होगा ये, यानी कि सिंपल होगा, छोटा बनेगा ये। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं पहले, सबसे पहले परम्यूटेशन में। तो परम्यूटेशन है क्या, उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। अगला नंबर है बच्चों परम्यूटेशन। परम्यूटेशन पहले जो है परम्यूटेशन के बारे में समझिए। परम्यूटेशन का मतलब है कि जब हमारे पास बहुत सारी थिंग्स होंगी, ऑब्जेक्ट्स होंगे, लेटर होंगे, डिजिट होंगे, एक्सपेरिमेंट होंगे, वर्क्स होंगे, जॉब होंगे, कुछ भी होगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर परम्यूटेशन का एक ही मतलब है, ठीक है, द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट। सब डिफरेंट होना चाहिए, एक जैसे नहीं, डिफरेंट अरेंजमेंट। मेन बात ये है बच्चों, ध्यान रखिएगा, अरेंजमेंट्स, डिफरेंट अरेंजमेंट्स। ठीक है ना, डिफरेंट अरेंजमेंट्स का मतलब है
कि अलग अलग तरीके से सजाना, ठीक है, व्यवस्थित करना, ठीक, यानी कुल मिलाकर के परम्यूटेशन का मतलब है एक व्यवस्था, ठीक। द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड बाई टेकिंग सम यानी कुछ और ऑल ऑब्जेक्ट्स, कुछ लेने पर या पूरे लेने पर, जो जितना भी अरेंजमेंट बनेगा, जितनी भी व्यवस्था बनेगी, जितने भी अरेंजमेंट यानी कि जो है हम सजा सकते हैं, उनको कहा जाएगा परम्यूटेशन, ठीक। एक बात यहाँ पर मैं और लिख देता हूँ, ठीक है। इफ एन एक्सपेरिमेंट have an importance of order, then use permutation. अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हर एक चीज़ हम करते हैं तो वो प्रयोग ही तो है, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे लिखाई कर रहे हो, चाहे साइकिल सीख रहे हो, चाहे गाड़ी सीख रहे हो, चाहे कार सीख रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन लगा रहे होंगे, चाहे जीएस का, चाहे इंग्लिश का, चाहे मैथ का, कुछ भी, वो एक्सपेरिमेंट ही है। तो अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट में जिसमें से इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर की ज़रूरत है उसमें यूज है, तो फिर डेफिनेटली, यानी मेन फैक्ट यही है कि अगर वहाँ पर क्रम की ज़रूरत है हमें, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर की ज़रूरत है, ठीक है, क्रम से व्यवस्थित करना है, तो वहाँ 100% लगेगा परम्यूटेशन। अब आप ये कह सकते हैं सर में इम्पॉर्टेंस ऑर्डर का क्या मतलब हो गया इसका? बिल्कुल, इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर का मतलब ये है, अरेंजमेंट का मतलब ये है कि अगर हम आपस में उन थिंग्स का, ऑब्जेक्ट्स का, लेटर का, डिजिट का प्लेस बदल दें तो क्या कुछ और मिलेगा हमें, ठीक है, कुछ और मिलेगा। क्या मतलब? ये जैसे हमारे पास एक सेट है, हमारे पास S = ABC, ये 3 एलिमेंट हैं। अब इनको आप कैसे लिख सकते हो? नंबर 1, आप लिख सकते हो कि ABC, राइट। अगर हमें ये कहना होता कि ये तीनों एक ले लो तो आप तीनों एक साथ ले लेते, लेकिन अगर ये बात आ जाए कि इन तीनों को कितने तरीके से रख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, तो अरेंज करने का तरीका आपने ABC लिखा। दूसरा ये भी तो हो सकता है कि आप A को यहीं बना रहने दें और BC में CB कर दें। तीसरा ये भी हो सकता है कि A को पहले स्थान पे ना लें, ऐसा B को पहले ले लें। चौथा ये भी हो सकता है कि B को तो यहीं रहने दें, CA कर दें। फिफ्थ ये भी हो सकता है कि C को पहले ले लें। सिक्स्थ ये भी हो सकता है कि C को पहले लें, CBA हो गया। ये देख रहे हैं आप, यानी इससे ज़्यादा अब नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि S हैज़ 6 अरेंजमेंट्स, 6 डिफरेंट अरेंजमेंट। डिफरेंट अरेंजमेंट है, यानी इनको कई तरीके से हम रख सकते हैं। अगर यही बात हो जाती कि केवल यहाँ पर ग्रुप लेना है आपको, केवल ग्रुप लेना है आपको, तो ये तो हमने पूरी की बात कर दी। अगर केवल 3 के ग्रुप लेना होता तो जब ग्रुप लेते आप, ठीक है, तो सिर्फ जो है तीनों एक साथ ही लेते तो केवल ग्रुप एक ही बनता, ठीक है। एंड ग्रुप ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ये कितना होगा? S1 केवल एक ही होगा। ABC एक साथ में लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं कोई आगे खड़ा हो, पीछे खड़ा हो, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जैसे सीटिंग प्लान होती है स्कूल में जो है एग्ज़ाम के समय, या कहीं भी कोई अरेंजमेंट होता है चेयर्स का या कहीं का भी,
तो जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो अगर डिफरेंट तरीके से हम रख सकते हैं, उनको सजा सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ को, जैसे बुक आप रखते हैं, शेप में बुक रखते हैं, तो आपको लगेगा कि यार ये तो अभी मैंने मैथ की अलजेब्रा रखी है, कैलकुलस ऊपर करता हूँ, कोऑर्डिनेट नीचे करता हूँ, 3D जो है बीच में लाता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री ऐसे करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़नी है तो सबसे ऊपर रखता हूँ। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम उनको अरेंजमेंट करें, जैसे मैथ की बात मैं कर लेता हूँ, मैथ की ही बात कर देता हूँ मैं। लेट एस इक्वल टू, हमारे पास सेट है ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट हो गया। इसके बाद स्टैटिक्स, ठीक है, बुक अलग मान लिया हमने कि अलग है बुक इसकी, ठीक है। इसके बाद जो है प्रोबेबिलिटी की एक बुक अलग है, पूरी मान लीजिए, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। कैलकुलस, ठीक, 3D वेक्टर, तो वेक्टर का अलग ले लेते हैं बी, ठीक है ना, और 3D को चलिए 3D साथ में ले लेते हैं, ऐसे, ये हो गया। अब ज़रा गौर से देखिए, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी बुक्स हैं, 8 बुक्स हैं। अब 8 बुक्स को अलमारी में रखा है आपने, तो कोई ज़रूरी है कि जैसे आपने रखा है वही रहेगी? बदल सकते हैं ना आप, प्लेस बदल सकते हैं, यानी रखने का तरीका बदल सकते हैं। तो अगर रखने का तरीका बदल सकते हैं, इसका मतलब है कि परम्यूटेशन लगा, यानी जब भी आपको लगे कि हम चेंज कर सकते हैं प्लेस को किसी भी एलिमेंट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वहाँ पर 100% परम्यूटेशन लगेगा ही, ठीक। खासकर डिजिट और लेटर में तो ज़रूर लगता है, ध्यान रहे आपको, ठीक है। तो अगर हम इनको अरेंजमेंट की बात करें तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा इसका? नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट लिखिए तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है, वही बात है, डिफरेंट अरेंजमेंट। अरेंजमेंट्स का मतलब ही होता है परम्यूटेशन, ये पहले भी हमने बता दिया। ये होगा बच्चों 8 फैक्टोरियल, क्योंकि बहुत बड़ा है, ठीक है। क्यों होगा ऐसा, क्यों होगा? अभी आपने पढ़ा, ये देखो, ये 3 है ना, तो इनका अरेंजमेंट कितना होगा? 3 फैक्टोरियल, जितना है पूरे लेंगे आप, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 हुआ। तो उसी तरीके से ये भी है, ये फार्मूला भी आगे मिलेंगे आपको। ये आंसर आ गया, यानी 8 फैक्टोरियल तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, ठीक। कहीं भी ऊपर नीचे किसी भी तरीके से आप बुक्स को रख सकते हैं मैथमेटिक्स की। क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद अब यहाँ से शुरू करते हैं हम, सबसे पहले हम परम्यूटेशन के क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन उसमें पहले आपको 2 रूल बता देते हैं हम, कि 2 रूल खास कौन से हैं उनका यूज करना है। पहले उन्हीं दोनों का यूज करेंगे हम। पहला रूल 1, ठीक, दूसरा रूल 2, ठीक है। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट्स ऑफ n different things, ठीक है, टेकन ऑल एट वंस, ये होगा बच्चों n फैक्टोरियल। याद रहे हमेशा, क्या होगा ये? n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल। जब पूरा लेंगे, सब डिफरेंट होना चाहिए, सब डिफरेंट होना चाहिए, पूरे लेंगे तब, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाइए, ठीक है। इसी में साथ में एक चीज़ और, एंड फॉर आर थिंग्स, अगर आर लेना है आपको, ठीक है ना, टेकन आर थिंग्स, तो फिर ये होगा NPR। क्या होगा बच्चों? NPR, n में से r आपको लेना होगा। n फैक्टोरियल भी उसी से बना है, NPN से, ये भी बच्चों NPN से ही बना है। NPN का मतलब ही है n फैक्टोरियल, ठीक, NPN का मतलब ही है n फैक्टोरियल, ठीक। r का मतलब है NPR, जहाँ n था वहाँ r ले लेंगे। ये तो एक रूल के साथ हमने 2 चीज़ें अलग अलग बता दी।
कि जो भी आर है उतना ही ले लेना है, आपको बन जाएगा। लेकिन रूल 2 में खास ये है, रूल 2 में बच्चों ये है कि इफ़ n things not all distinct, सभी भिन्न भिन्न नहीं है, कुछ एक जैसी हैं, कुछ एक जैसी हैं। कुछ एक जैसी का मतलब सम, पी टाइप, ठीक है, सम क्यू टाइप, ठीक, सम आर टाइप, इस तरीके से देन अरेंजमेंट बनेगा। इसका अरेंजमेंट होगा बच्चों इक्वल टू n फैक्टोरियल तो रहेगा ही जैसा ये था, बट जितने भी रिपीट हो गए हैं, ठीक है, रिपीटेड एलिमेंट्स, रिपीटेड डिजिट, रिपीटेड लेटर्स, ठीक है, जो भी है, जितना भी है उतने फैक्टोरियल आपको नीचे लिख देना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट यही दोनों हैं, सबसे ज़्यादा यूज होंगे ये दो, सिर्फ ये दो, ठीक है ना। अगर ये दोनों हर क्वेश्चन में मिलेंगे आपको, जिसमें सब डिफरेंट है उसमें रूल 1, जिसमें से रिपीटेड हो गया उसमें रूल 2, इसीलिए मैं एक साथ बता रहा हूँ दोनों चीज़ें। इसके साथ एक चीज़ और जुड़ जाएगी, कंडीशनल परम्यूटेशन, ठीक है, कंडीशनल परम्यूटेशन एंड रिपीटेशन एंड नॉट रिपीटेशन, वो सिर्फ डिजिट में होता है। रिपीटेशन एंड नॉट रिपीटेशन सिर्फ डिजिट में होगा, ठीक है, लेकिन कंडीशनल जुड़ा रहेगा इन दोनों रूल्स के साथ। यानी हमारे पास जो है परम्यूटेशन जो है दो तरीके का होता है, जो आपने अभी इसमें पढ़ा आपने पहले यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जो है ये जो परम्यूटेशन आपने पढ़ा, परम्यूटेशन हमारे पास दो तरीके का होगा। नंबर 1 स्टेट परम्यूटेशन। स्टेट परम्यूटेशन में क्या कंडीशन है? स्टेट परम्यूटेशन में बच्चों जब भी हम अरेंजमेंट करेंगे तो एक रो में करेंगे, ठीक, और दूसरा होता है सर्कुलर परम्यूटेशन, ठीक है। सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन की जब बारी आएगी तो जो भी अरेंज करेंगे वो एक सर्कल में करेंगे, ये दोनों में, ठीक है। तो अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बच्चों किसका? स्टेट परम्यूटेशन की। ये दोनों रूल हैं स्टेट परम्यूटेशन के, ठीक है ना, जिसमें से कि आपको स्टेट परम्यूटेशन के दोनों रूल में जो है कंडीशन का मतलब है कि जैसे कि हम सपोज करिए हमने 10 क्वेश्चन दिया, 10 क्वेश्चन में मैंने कहा कि बच्चों 10 क्वेश्चन में से 8 करना है, लेकिन पहले के 3 क्वेश्चन ज़रूर करने हैं आपको, वो नहीं छोड़ेंगे आप, ठीक है। यानी कोई ना कोई कंडीशन लगा दी जाए कि इस थिंग्स को आपको इस प्लेस पर रखना है, बाकी चाहे आप कहीं भी रख दीजिए, ठीक है। चेयर्स रखी हुई हैं, चेयर्स में सपोज करिए कि जो है किसी अध्यक्ष की कुर्सी है तो कहा गया इसमें तो केवल अध्यक्ष बैठेंगे, बाकी आप चाहे जहाँ बैठ जाइए, ठीक है। यानी कोई ना कोई कंडीशन लगी होगी। तो इन दोनों रूल के साथ अगर कंडीशन आपको मिलती है, ठीक है ना, कंडीशन मिलती है तो उस कंडीशन का यूज आपको करना होगा। तो अब उनमें से शुरू करते हैं क्वेश्चन पहले से बच्चों। नेक्स्ट नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चंस। इन्हीं दोनों रूल का यूज करना है। अभी कंडीशन लगती रहेगी तो कंडीशन का कोई अलग से रूल नहीं होता, बस फीलिंग्स मन में ला करके, ठीक है ना, फीलिंग्स का मतलब है अपने एक जो है प्रैक्टिकल की तरीके से यूज करके, इमेजिन करके वहीं पर उसको जो है अरेंज करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिजिट एंड लेटर, ये ठीक है ना। इसमें से पहला से क्वेश्चन आपको शुरू करना है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिजिट्स एंड लेटर्स, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन है, इसमें से फाइंड 4 डिजिट नंबर्स विच आर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5।
लेकिन मैंने इसमें कई केस बना दिए हैं, ठीक है ना बच्चों। एक खास बात यही होती है, देखिए बहुत क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत होती है एक जो है प्रॉपर मेथड, प्रॉपर रूल्स, ठीक है ना, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की, कि आप किस तरीके से करते क्वेश्चन को, कैसे हैं, समझते कैसे हैं। तो अगर इसी डिजिट से यानी कि इसी क्वेश्चन से जाने कितने क्वेश्चन और बन जाएंगे अभी, ठीक है। अभी तो मैंने 3 केस ही लिखा, देखिए रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, यानी इनमें से कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी, 4 डिजिट का ही बनाना है आपको, लेकिन कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। दूसरा है रिपीटेशन इज अलाउड, यानी रिपीटेशन का मतलब है कि जो है नंबर 2 कई बार हो सकता है, 3 कई बार हो सकता है, 4 कई बार हो सकता है ये। फिर अगला दिया है हमने ऑल इवन नंबर्स, फिर ये हो सकता था डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 5, ठीक है ना, ऑड नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ डिजिट, बहुत कुछ अभी पूछा जा सकता है फिलहाल, तो वो तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, लेकिन पहले इसको करते हैं। तो अब इसको शुरुआत कैसे करते हैं ये समझिए आप पहले इसमें। तो सॉल्यूशन की जब बारी आएगी तो सॉल्यूशन नंबर 1 में हमारे पास 4 डिजिट का बनाना है, तो 4 ब्लॉक्स बना दीजिए आप। 4 ब्लॉक्स आपने बना दिया, ठीक। डिजिट आपके पास पहले से पता है कि डिजिट आपके पास हैं, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, इतनी डिजिट आपके पास हैं, ठीक, 5 तक, राइट। तो जब हम कोई भी नंबर बनाते हैं तो कभी आपने ऐसा सुना कि 0 2 3 4 लिखा है तो इसको 0,234 कहेंगे? नहीं ना, ये 3 डिजिट का हो जाएगा, 4 डिजिट का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। इसका मतलब 0 हम पहले प्लेस पर फिल नहीं कर सकते बिल्कुल। तो जब 0 पर पहले पर नहीं फिल कर सकते, यानी 0 के लिए ये प्लेस उचित नहीं है। आप ये समझिए कि 0 के लिए, इस प्लेस के लिए कोई ऑप्शन नहीं है 0 के लिए यहाँ कि 0 हम रख सकें। दूसरे तरीके आप समझ रहे तो ये कहते हैं कि ये कुर्सी छोटी है 0 के लिए, 0 फिट नहीं बैठेगा इसमें, ठीक है। तो फिर कितने बचेंगे? जितने नंबर्स आप बचेंगे उतने तरीके से आप यहाँ रख सकते हैं। यानी ये कितने ऑप्शन हैं हमारे पास? 4-5 ऑप्शन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, कुछ भी रख दें हम। 5 बेज है, 5 नहीं रख रहे हैं बच्चों, ये मत समझिए यहाँ पर 5 नहीं रख रहे हैं, 5 ऑप्शन है, 5 तरीके हैं रखने के। 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4, चाहे 5। लेकिन जब आपने एक रख दिया तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यानी अगर आपने यहाँ 3 रखा होगा तो अब दोबारा 3 नहीं रख पाएंगे। तो जब आपने एक रख दिया तो इन 5 में से एक चला गया कोई, लेकिन अब 0 रख सकते हैं यहाँ कहीं भी, इसलिए 0 फिर से ऐड हो गया। 4 बचे, सपोज करिए कि 3 आपने फिल किया था तो 3 चला गया, तो 1 2 4 5 4 बचे, लेकिन अब 0 इंक्लूड हो गया तो 5 बेस से इसको भी। अगर यहाँ 0 नहीं होता तो फिर 5p4 लगा देते, तुरंत आंसर। जैसे NPR हमने बताया है आपको, अगर 0 नहीं होता, 5 फैक्टोरियल होता, 5 डिजिट का बनाते तो, 5p4 होता, 4 डिजिट का बनाते तो, ठीक। अब एक एक डिजिट कम करते जाइए, 4 हो गया, अब 0 भी आ चुका है, इसलिए नेक्स्ट के लिए होगा 4 बेज, ठीक है ना। बिल्कुल ब्लॉक भरना है बस आपको, बिल्कुल सिंपल वे में, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आंसर आ गया टोटल 5 × 5 × 4 × 3, ये हो गया बच्चों 2500 300 आंसर आ गया। ये 300 नंबर्स बनेंगे जो इनमें से रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं इसी में रिपीटेशन अलाउड का, यानी दूसरा पार्ट सॉल्यूशन 2। रिपीटेशन अलाउड होगा जब, तो फिर वही केस, 4 तो हैं, लेकिन 4 में से जो नंबर हमें भरना है 1 2 3, ठीक है, तो 0 तो नहीं फिल करेंगे पहले प्लेस पर, ये तो फिक्स है, तो 5 बेज ही होगा। लेकिन अब रिपीटेशन अलाउड है, तो अब हम यहाँ जो भर चुके थे, सपोज करो 3 भरा था हमने, तो 3 अगर हमने भरा है तो 3 दोबारा भर सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड का मतलब यही होता है कि वो डिजिट फिर से रिपीट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट के लिए फिर वही 6 हैं, अब 0 भी इंक्लूड है, अब 6 बेज हो जाएगा बच्चों पूरे के लिए, 6 बेज पूरे के लिए 6 बेज, ये आंसर आ गया। यानी टोटल बेज हो गए 6³ 3 × 5, इतने नंबर्स बनेंगे, ये आंसर हो जाएगा। यानी जो डिजिट भरी जा चुकी है वो भी भर सकते हैं आप, ठीक है ना, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। अलाउड का मतलब ये है कि ये नंबर 4 का है,
तो 3 3 3 भी हो सकता था, 4 4 4 भी हो सकता था, ये इस तरीके से, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों सॉल्यूशन थर्ड में। सॉल्यूशन थर्ड की बात यह है कि 4 डिजिट आपके पास हैं, ठीक है ना, लेकिन 4 डिजिट के साथ क्या पूछा है, कह रहा है कि इवन नंबर्स होना चाहिए। तो इवन नंबर्स के लिए तो कंडीशन है कि यहाँ पर आप जो है 0 भर दें, यहाँ 0 भर दें तो इवन हमेशा होगा। तो आपने 0 फिल कर दिया, 0 1 2 3 4 5 में से आपने पहले यहाँ 0 भर दिया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है अब, ठीक है। 0 भर दिया तो बचेंगे आपके पास ये 5 प्लेस, 5 डिजिट, 3 प्लेस। तो बस 5 बेस से इसको, 4 बेस से इसको, 3 बेस से इसको। बेज है बच्चों, यानी कि इतने ऑप्शन हैं हमारे पास भरने के। भाई कोई भी जो है कहीं आने जाने के, जैसे हमारे पास 3 गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ हों तो कितने ऑप्शन होंगे हम कि हम आ जा सकते हैं, वो मतलब हुआ इसका। तो टोटल कितना बन गया ये, 5 4 या 23 या 60, क्योंकि 0 फिक्स कर दिया था हमने, ठीक है। 60 बेज, 60 नंबर्स इससे बने। अब दूसरा केस ये भी तो हो सकता है कि हम जो है 2 भर दें या फिर 4 भर दें। तो जब 2 और 4 में से कोई भरेंगे तो 0 फ्री हो गया। अब 0 बच्चों यहाँ भी कभी आ सकता है गलती से, इसलिए अब सावधानी से आपको भरना होगा। यानी इस प्लेस में आप 2 तरीके से भर सकते हैं, 2 और 4। 0 भर चुके हैं आप, इसीलिए गलती मत करना। अब आप कह सकते थे कि सर आपने 3 बेज क्यों नहीं ले लिया, इसी में 0 क्यों नहीं लिया। बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर 0 यहाँ नहीं होगा तो फिर यहाँ पर हम उसको यूज कर देंगे, करेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा, कर देंगे यहाँ नहीं भरा है तो गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी 0 इंक्लूड हो और इवन की बात करें तो 0 का अलग निकालेंगे आप, और बाकी जो बचेंगे उनका अलग निकालेंगे। तो ये 2 बेस से भरा जा सकता है, कोई ना कोई एक इसमें भर गया, 6 डिजिट में से एक भर गया तो बाकी बचेंगे 5, लेकिन 5 में 0 यहाँ नहीं भरेंगे तो 4 बेज बचा। 0 एक यहाँ 0 नहीं लेंगे, यहाँ 2 4 में से कोई एक हो चुका है, ठीक है, लेकिन दूसरे वाले में 0 इंक्लूड होकर फिर आ जाएगा तो बचेंगे 3, लेकिन एक और ऐड हो गया तो 4 बेज हो गया, लेकिन इसके लिए एक कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 4 जा 16 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, 96। तो टोटल नंबर्स आ गए, यानी टोटल नंबर्स बन गए बच्चों इसके, इस केस के टोटल हो गया 96 प्लस 60, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 इसमें ले आइए तो बनेगा 156। ये आंसर हो गया बच्चों, इतने नंबर्स बनेंगे। इस तरीके से बच्चों कैलकुलेशन करना है। तो फिलहाल जो मैंने आज समझाया, आज तो पूरा एक्सप्लेनेशन था, पूरा क्वेश्चन तो कम थे, लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बताई वो कोशिश किया मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको समझा दूँ, जिससे कन्फ्यूजन कहीं पर भी क्रिएट ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन डिफरेंट कॉन्सेप्ट के, लेकिन रूल यही यूज होंगे जो आज मैंने बताए अभी। ओके डियर, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।